नमस्कार दोस्तों, फिटर गुरुजी में आपका स्वागत है। हमारे बैच शून्य से शिखर तक में हम फिटर थ्योरी प्रथम वर्ष के पार्ट 12 में आज ऊष्मा उपचार से संबंधित महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टील के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की निम्न में से कौन सी विधि है। जो स्टील है, इस्पात है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, आंतरिक जो संरचना है, उसको अगर हमें डिफाइन करना है तो हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे ऊष्मा उपचार की। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास हार्डिंग, बी है एनेलिंग, सी है नॉर्मलाइजिंग, डी है केस हार्डिंग। तो ऊष्मा उपचार के जो नॉर्मलाइजिंग है, सी ऑप्शन में नॉर्मलाइजिंग के द्वारा हम इस्पात का जो आंतरिक संरचना है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसको रिफाइन करते हैं, जिसे परिशुद्ध दाने की संरचना भी कहा जाता है ऊष्मा उपचार के ऑपरेशन के द्वारा। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नॉर्मलाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को लोअर क्रिटिकल तापमान से कम तापमान तक गर्म करके ठंडा करने के बाद निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। जो हमारा स्टील है, उसके कई स्ट्रक्चर होते हैं, जिनमें से एक मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर भी है। अगर उसको हम लोअर क्रिटिकल तापमान से कम तापमान पर गर्म करते हैं और फिर ठंडा करते हैं तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास है मार्टेनसाइट, ऑस्टेनाइट, टोरासाइट, सीमेटाइट। तो हम अगर मार्टेनसाइट को लोअर क्रिटिकल से कम तापमान पर करेंगे तो हमें टोरासाइट स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, टोरासाइट। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। अब बता देता हूँ आपको स्ट्रक्चर। सबसे पहले जब हम एक स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म करते हैं, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म करते हैं तो हमें ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। अपर क्रिटिकल से ऊपर गर्म करते हैं तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, ऑस्टेनाइट। अगर हम उस ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को पानी के अंदर तुरंत ठंडा कर दें, कोई भी क्विंचिंग है, मान लो पानी ले लिया हमने, ऑस्टेनाइट को तुरंत ठंडा कर दें तो हमें मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, जो ए ऑप्शन में है। ऑस्टेनाइट से तुरंत क्विंचिंग करने पर क्या प्राप्त होगा, मार्टेनसाइट। और मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर को, स्टील को लोअर क्रिटिकल तापमान से कम तापमान पर गर्म करके ठंडा करते हैं तो हमें टोरासाइट प्राप्त होता है, जो सी ऑप्शन में हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ। तो हमें तीनों स्ट्रक्चर याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को तुरंत ठंडा करने पर निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। जो हमने पीछे क्वेश्चन में बताया है, अगर एक ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को तुरंत हम ठंडा कर देते हैं तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। ए ऑप्शन है मार्टेनसाइट, बी है ऑस्टेनाइट, सी है फेराइट, डी है सीमेटाइट। तो ऑस्टेनाइट से हमें प्राप्त होता है मार्टेनसाइट। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, मार्टेनसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान तक गर्म करने पर निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। अगर एक स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है उसका, उस पर हम गर्म करते हैं तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ऑस्टेनाइट। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, स्टील को अगर अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो हमें ऑस्टेनाइट प्राप्त होता है। फिर ऑस्टेनाइट को हम तुरंत क्विंचिंग कर देते हैं तो मार्टेनसाइट प्राप्त होता है। और मार्टेनसाइट को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो टोरासाइट प्राप्त होता है हमें। ओके, तो हमारे तीनों स्ट्रक्चर कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी टूल स्टील में कठोरता का गुण लाने के लिए, अर्थात दूसरी धातुओं को काटने वह खुरचने योग्य बनाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे खालिस्तान कहते हैं। कोई टूल स्टील है, उसमें हमें कठोरता का गुण लाना है अर्थात वह दूसरी धातुओं को काट सके, खुरच सके, इसके लिए हम ऊष्मा उपचार का कौन सा ऑपरेशन करेंगे। ऑप्शन है हमारे पास टेम्परिंग, बी है कठोरीकरण, सी है एनिलिंग, डी है सामान्यकरण। तो जो ऊष्मा उपचार का कठोरीकरण ऑपरेशन है, बी ऑप्शन में हमारे पास है कठोरीकरण, जिसे इंग्लिश में हार्डिंग बोलते हैं। अगर वह हम कोई टूल स्टील के ऊपर करते हैं तो टूल स्टील के अंदर कठोरता का गुण आ जाएगा, जिससे वह दूसरी धातुओं को काट सकता है तथा खुरच सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस स्टील का लोअर क्रिटिकल तापमान 723 डिग्री सेंटीग्रेड होता है? वह कौन सी स्टील है जिसका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 723 डिग्री सेंटीग्रेड होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है उच्च कार्बन इस्पात, उच्च गति इस्पात, मिश्रित इस्पात, उपरोक्त सभी। तो आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं हम, जितनी भी स्टील है सबका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर हमेशा 723 डिग्री फिक्स होता है। कोई भी स्टील हो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होगा, 723 डिग्री। और हाइयर, उच्च क्रांतिक बिंदु जिसको हाई क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, वह कार्बन की मात्रा के अनुसार हमेशा बदलता रहता है, तो उसका कोई फिक्स नहीं है, वह हमेशा हर धातु के अनुसार बदलता रहता है, इसलिए उससे संबंधित क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता क्योंकि अलग अलग हो गया। हमेशा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक हाइयर जो क्रिटिकल टेम्परेचर उसकी सामान्य रेंज बताई गई है जो 825 डिग्री होती है, याद रखना हमें, सामान्य 825 होती है और लोअर 723 होती है। तो हमारा क्वेश्चन था कि कौन से का लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 723 होता है? तो उच्च कार्बन इस्पात, उच्च गति इस्पात, मिश्र इस्पात, उपरोक्त सभी। तो सभी का होता है, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाइपोयूक्टेटाइट स्टील में कार्बन होता है, जो हाइपोयूक्टेटाइट स्टील होता है उसमें कार्बन की कितनी परसेंटेज होती है? तो सबसे पहले आपको तो रेंज समझने, ये 3 तरह का होता है स्टील, हाइपर यूक्टेटाइट, हाइपोयूक्टेटाइट और यूक्टेटाइट। एक होता है हाइपर और एक होता है हाइपो और एक होता है यूक्टेटाइट, शॉर्ट में लिख दिया है। हाइपर में हो जाएगा 0.8 से अधिक बढ़ता हुआ, यूक्टेटाइट में हो जाएगा 0.8 ही फिक्स होगा, 0.8। और हाइपो है जो उसके अंदर 0.8 से कम हो जाएगा, ओके। और हाइपर में 0.8 से अधिक हो जाएगा और हाइपो में 0.8 से कम हो जाएगा और यूक्टेटाइट स्टील है उसमें फिक्स 0.8 हो जाएगा, ओके। और सबसे मजबूत संरचना यूक्टेटाइट जो है 0.8 है, जिसमें फिक्स जो संरचना पियरलाइट संरचना बनाती है। DMRC में अभी पूछा हुआ है कि सबसे मजबूत संरचना होती है, वो होती है पियरलाइट संरचना, जिसके अंदर 0.8% कार्बन होता है। तो हमारा क्वेश्चन था हाइपोयूक्टेटाइट में हो जाएगा हमारा 0.8 से कम, ओके, और 0.8 से हाइपर में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्नेस में उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। जो फर्नेस होती है हमारी भट्टियाँ, उसमें उच्च तापमान है, उसको मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करेंगे हम? फर्स्ट है थर्मोमीटर, बी है बैरोमीटर, सी है कैलोरीमीटर, डी है पायरोमीटर। तो थर्मोमीटर मानव बॉडी का टेम्परेचर मापता है, बैरोमीटर वायु दाब को मापता है, कैलोरीमीटर कैलोरी मापता है और पायरोमीटर होता है जो डी ऑप्शन में है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये फर्नेस के उच्च तापमान को मापता है जो 1500 डिग्री से अधिक को माप सकता है, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील की हार्डनिंग का निम्न में से मुख्य माध्यम क्या है? कोई स्टील है इस्पात, उसकी हार्डनिंग करने का मुख्य माध्यम क्या है? उसमें क्या चीज़ मायने रखती है हार्डनिंग के लिए? फर्स्ट ऑप्शन है गर्म करने की विधि और समय, बी है स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा, सी है ठंडा करने की गति, डी है क्विंचिंग मीडिया। तो मुख्य माध्यम उसका स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा। और माध्यम में ठंडा करने की गति भी मायने रखती है, लेकिन मुख्य माध्यम होता है उसमें स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टेनलेस स्टील की एनीलिंग करने का निम्न में से कौन सा माध्यम है? अगर स्टेनलेस स्टील है, निर्मल इस्पात जिसको हिंदी में बोला जाता है, उसको एनीलिंग कर रहे हैं तो उसको क्विंचिंग करने का माध्यम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है उसे भट्टी की राख में दबाकर ठंडा करना, बी है कमरे के तापमान में ठंडा करना, सी है पानी में ठंडा करना, डी है इनमें से सभी। तो स्टेनलेस स्टील है उसको कमरे के तापमान से ठंडा करना, ओके, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कमरे के तापमान में ठंडा करना। याद रखने वाली बात है, एनीलिंग स्टेनलेस स्टील को छोड़कर अगर हम किसी भी धातु को एनीलिंग करते हैं तो उसको क्विंचिंग हमेशा हम भट्ठी में या राख में दबाकर ठंडा करते हैं। स्टेनलेस स्टील को छोड़कर अगर हम किसी भी धातु की एनीलिंग करते हैं तो उसे क्विंचिंग करने के लिए हम भट्ठी की राख में दबाकर ठंडा करते हैं।
और स्टेनलेस स्टील है उसको कमरे के तापमान में ठंडा करा जाता है। मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बहुउत्पादन में एक ही साइज व आकार के बने पुर्जों की केस हार्डिंग निम्न में से किस विधि द्वारा की जाती है। बहुउत्पादन मास प्रोडक्शन में एक ही साइज व आकृति के पुर्जे बने हुए हों तथा उनकी हमें केस हार्डिंग करनी है तो हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। तो हमें केस हार्डिंग की 4 विधियाँ दी हुई है, इनमें से हम बहुउत्पादन के अंदर कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। एक ही साइज के तथा आकार के पुर्जे हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास फ्लेम हार्डिंग, बी है पैक कार्बोराइजिंग, सी है इंडक्शन हार्डिंग, डी है साइनाइडिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंडक्शन हार्डिंग। बहुउत्पादन कर रहे हैं तथा साइज एक ही है, पुर्जे का साइज और आकृति सेम है, इसलिए हम इंडक्शन हार्डिंग का प्रयोग करेंगे जो विद्युत के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एनिलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो एनिलिंग है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, हम क्यों करते हैं एनिलिंग। फर्स्ट ऑप्शन है कठोरता में वृद्धि करना, चिम्मड़पन में वृद्धि करना, मशीनिंग योग्यता सुधारना, विकृति दूर करना। तो हमारा एनिलिंग का मुख्य उद्देश्य है मशीनिंग योग्यता में सुधारना। जो मशीनिंग योग्यता होती है धातु की उसकी सुधारने के लिए हम एनिलिंग विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, इस्पात में कार्बन की मात्रा को बढ़ोतरी से निम्न परिणाम मिलते हैं। अगर कोई इस्पात स्टील है उसमें हम कार्बन की मात्रा की बढ़ोतरी कर देते हैं तो हमें क्या परिणाम मिलेंगे। सामर्थ्य में कमी होगी, कठोरता में वृद्धि होगी, सामर्थ्य में वृद्धि होगी, तन्यता में कमी होगी। तो अगर हम स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं तो हमें कठोरता में वृद्धि होगी। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कठोरता में वृद्धि। इस्पात में हमेशा कठोरता कार्बन की रेंज के ऊपर निर्भर करती है। जितना अधिक कार्बन होगा उतनी ही धातु कठोर होती चलेगी, लेकिन नियम है 1.7 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 1.7 से अधिक चला गया कार्बन तो धातु कठोरता के साथ भंगुर भी हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एनिलिंग का अच्छा परिणाम लेने के लिए स्टील गर्म किए हुए पीस को ठंडा किया जाता है। जो उष्मा उपचार की विधि है एनिलिंग, उसका हमें अच्छा परिणाम लेना है तो स्टील को गर्म करने के बाद उसे कैसे ठंडा करेंगे हम, उसको क्विंचिंग करने का क्या माध्यम है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। ए ऑप्शन है ताप की सप्लाई का स्विच ऑफ करके फर्नेस में ही धीरे धीरे ठंडा किया जाए, पीस को फर्नेस से निकालकर खुली हवा में रखकर, सी है पीस को फर्नेस से निकालकर हवा के प्रभाव में रखकर। तो अगर हमें अच्छा परिणाम प्राप्त करना है तो हमें हमेशा ताप की सप्लाई का स्विच ऑफ करके, जो इलेक्ट्रिक भट्ठी है उसका स्विच ऑफ कर देंगे तथा जॉब को फर्नेस के अंदर ही ठंडा होने देंगे। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ताप की सप्लाई का स्विच ऑफ करके फर्नेस में ही धीरे धीरे ठंडा किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हीट ट्रीटमेंट का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या है। जो हीट ट्रीटमेंट है उष्मा उपचार है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टील के यांत्रिक गुणों को बदलना, बी है स्टील की आंतरिक संरचना को बदलना, सी है कंपोनेंट की दिखावट बदलना, डी है स्टील के रासायनिक गुणों में बदलना। तो हीट ट्रीटमेंट है उसका मुख्य उद्देश्य है स्टील के यांत्रिक गुणों में बदलना। स्टील के जो यांत्रिक गुण हैं उनमें परिवर्तन करने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट उष्मा उपचार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टील के इंटरनल स्ट्रक्चर को रिफाइन करने की निम्न में से कौन सी विधि है। जो स्टील है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको रिफाइन करने की कौन सी विधि है। जो उष्मा उपचार की 5 विधियां हैं उनमें से कौन सी विधि है जो स्टील के इंटरनल स्ट्रक्चर को रिफाइन करती है। पहली विधि हार्डिंग, एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, केस हार्डिंग। तो अगर हमें इंटरनल स्ट्रक्चर आंतरिक संरचना को रिफाइन करना है तो हम नॉर्मलाइजिंग विधि का प्रयोग करेंगे। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, नॉर्मलाइजिंग, जिसे हिंदी में सामान्यीकरण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टील के इंटरनल स्ट्रक्चर को रिफाइन करने की निम्न में से कौन सी विधि है। तो हमारी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नॉर्मलाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उच्च कार्बन इस्पात को चरम तापक्रम से ऊपर तप्त कर क्रम से धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को कहते हैं। अगर कोई हाई कार्बन स्टील है उसको चरम तापक्रम पर ऊपर गर्म कर देते हैं हम, फिर धीरे धीरे ठंडा करते हैं, तो वह कौन सी विधि होगी उष्मा उपचार की। नॉर्मलाइजिंग, एनिलिंग, हार्डिंग, केस हार्डिंग। तो वह विधि हमारी एनिलिंग कहलाएगी। अगर हम धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं, अगर कमरे के तापमान पर ठंडा कर रहे हैं तो वह नॉर्मलाइजिंग कहलाएगी। अगर हम उसे तुरंत ठंडा कर रहे हैं तो वह हार्डिंग कहलाएगी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माइल्ड स्टील के बने पुर्जों को हार्ड या टेम्पर नहीं किया जा सकता क्योंकि। जो माइल्ड स्टील के पुर्जे होते हैं हमारे, उनको हम हार्ड या टेम्पर नहीं कर सकते, क्यों, क्या कारण है उसका।
तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास, इनमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होती है। बी है इसमें मेलेबिलिटी का गुण होता है। सी है यह बहुत हार्ड स्टील है। डी है इसमें टफनेस का गुण होता है। तो माइल्ड स्टील के जो पुर्जे होते हैं उनको हम हार्डवेयर टेम्पर नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होती है। ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होती है। अगर फिर इन्हें हार्ड करना होता है तो हम केस हार्डिंग विधि का प्रयोग करते हैं। जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर तो हम हार्डिंग विधि का प्रयोग करते हैं पुर्जे को कठोर बनाने के लिए। और जैसे माइल्ड स्टील है, इसमें कार्बन की मात्रा कम है, इसको हार्ड करना है तो हम केस हार्डिंग विधि का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी ऊष्माउपचार की विधि में कंपोनेंट पर स्केल फ्री सरफेस बनती है। जो ऊष्माउपचार की कौन सी विधि है जिसके अंदर जो हमारा कंपोनेंट है, जॉब है, उस पर स्केल फ्री सरफेस बनती है, मतलब पपड़ी उसके ऊपर नहीं बनती है। तो ऑप्शन हमारे पास नाइट्राइडिंग, इंडक्शन हार्डिंग, फ्लेम हार्डिंग, पैक कार्बोराइजिंग। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई। तो स्केल फ्री सरफेस बनाने के लिए हम इंडक्शन हार्डिंग विधि का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, इंडक्शन हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडक्शन कोयल निम्न में से किस धातु के बने होते हैं। इंडक्शन हार्डिंग विधि जो प्रयोग करते हैं उसके अंदर इंडक्शन कोयल होते हैं, तो वह किस धातु के बने होते हैं। एल्युमिनियम, कॉपर, स्टेनलेस स्टील, निक्रोम। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कॉपर। जो इंडक्शन हार्डिंग के अंदर हम इंडक्शन कोयल यूज करते हैं वो कॉपर के बने होते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई, DMRC 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बहुत अधिक बड़े वह भारी वर्क पीस की सरफेस की हार्डिंग निम्न में से किस विधि के द्वारा करेंगे हम। कोई जॉब हमारा बहुत बड़ा है तथा भारी भी है वह, उसकी हमें सरफेस हार्डिंग करनी है, तो हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे सरफेस हार्डिंग की। फर्स्ट ऑप्शन है इंडक्शन हार्डिंग, नाइट्राइडिंग, फ्लेम हार्डिंग, साइनाइडिंग। तो हम बहुत बड़े व भारी जॉब के लिए फ्लेम हार्डिंग विधि का प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, फ्लेम हार्डिंग। इस प्रकार हमारे 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।